ट्रेडिंग इन द जोन चैप्टर 11 एक ट्रेडर की तरह सोचना हिंदी ऑडियोबुक.com। यदि आप डगलस को कहते हैं कि ट्रेडिंग को एक लाइन में समझाइए तो डगलस कहते हैं कि यह एक पैटर्न रिकॉग्निशन नंबर गेम है। हम पैटर्न की पहचान करने, रिस्क को डिफाइन करने और प्रॉफिट कमाने के लिए मार्केट एनालिसिस का यूज करते हैं। यह बस इतना ही आसान है। लेकिन जब हम वास्तव में ट्रेडिंग करते हैं तो यह निश्चित रूप से हमें इतना आसान नहीं लगता है। जब आप ट्रेडिंग में सक्सेस होने का प्रयास कर रहे होते हैं तब आपको यह शायद सबसे कठिन चीज महसूस होती है। ऐसा इसलिए नहीं है कि इसके लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है, यह इसके बिल्कुल विपरीत सही है। यानी आप जितना ज्यादा यह सोचते हैं कि आप जानते हैं, उतने ही आप कम सक्सेस होंगे। कभी कभार चाहे आपका एनालिसिस पूरी तरह से सही साबित हो, फिर भी ट्रेडिंग इसलिए टफ लगती है क्योंकि आपको जिस बारे में पता नहीं है उस स्थिति में काम करना पड़ता है। इस बिना जानने की स्थिति में काम करने के लिए आपको अपनी अपेक्षाओं को ठीक से मैनेज करना होता है। अपनी अपेक्षाओं को ठीक से मैनेज करने के लिए आपको अपने मेंटल एनवायरनमेंट को फिर से ऑर्गेनाइज करना चाहिए ताकि आप बिना किसी संदेह के 5 फंडामेंटल ट्रूथ्स में विश्वास कर सकें। इस चैप्टर में डगलस आपको एक ट्रेडिंग एक्सरसाइज देने जा रहे हैं जो मार्केट के बारे में इन सभी सच्चाइयों को आपके मेंटल एनवायरनमेंट में फंक्शनल लेवल पर इंटीग्रेट करेगा। इस प्रोसेस में डगलस आपको एक ट्रेडर के डेवलपमेंट के 3 स्टेज के बारे में बताते हैं, जिसमें पहला स्टेज है मैकेनिकल स्टेज। इस स्टेज में आप नंबर 1 अनलिमिटेड एनवायरनमेंट में काम करने के लिए आवश्यक सेल्फ ट्रस्ट यानी आत्मविश्वास बिल्ड करें। नंबर 2 किसी ट्रेडिंग सिस्टम को परफेक्ट तरीके से एग्जीक्यूट करना सीखें। नंबर 3 अपने माइंड को प्रोबेबिलिटी में सोचने के लिए ट्रेन करें। और नंबर 4 एक ट्रेडर के रूप में अपनी कंसिस्टेंसी में एक मजबूत और अडिग विश्वास पैदा करें। एक बार जब आप इस पहली स्टेज को पार कर लेते हैं तो आप ट्रेडिंग के सब्जेक्टिव स्टेज यानी व्यक्तिपरक स्टेज में आगे बढ़ जाते हैं। इस स्टेज में आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसे करने के लिए मार्केट की गति के नेचर के बारे में आपने जो कुछ भी सीखा है उसका उपयोग करना शुरू कर देते हैं। इस स्टेज में बहुत ज्यादा फ्रीडम है, इसलिए आपको सीखना होगा कि पिछले चैप्टर में बताई किसी भी अनरिजॉल्व्ड सेल्फ एवल्यूशन इशू की वजह से होने वाली ट्रेडिंग गलतियों की निगरानी कैसे करें। तीसरी स्टेज है इंट्यूटिव स्टेज यानी सहज ज्ञान युक्त स्टेज। सहज रूप से ट्रेड करना डेवलपमेंट का सबसे एडवांस स्टेज है। यह मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट पाने के बराबर है। लेकिन इसमें अंतर यहाँ आ जाता है कि आप ट्रेडिंग में बहुत बार सहज होने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि इंट्यूशन स्पॉन्टेनियस है यानी अंतर्ज्ञान सहज है। यह रैशनल लेवल पर यानी तर्कसंगत स्तर पर हम जो जानते हैं उससे नहीं आता है। हमारे माइंड का रैशनल पार्ट किसी ऐसे सोर्स से प्राप्त इंफॉर्मेशन के प्रति स्वाभाविक रूप से मिसट्रस्टफुल यानी अविश्वासी लगता है, जिसे हम नहीं समझते हैं। यह महसूस करना कि कुछ होने वाला है, यह जानने का एक रूप है जो उस चीज से बहुत अलग है जिसे हम रैशनली जानते हैं। डगलस ने कई ऐसे ट्रेडर्स के साथ काम किया है जिनके पास अक्सर आगे क्या होने वाला था इसके बारे में बहुत मजबूत सहज ज्ञान था। यह तो बस केवल खुद के रैशनल पार्ट से सामना करने के लिए जो लगातार एक्शन के किसी दूसरे कोर्स के लिए तर्क देते थे। बेशक अगर उन्होंने अपने अंतर्ज्ञान का पालन किया होता तो उन्हें एक बहुत ही संतोषजनक परिणाम का अनुभव होता। इसके बजाय उन्हें जो मिला वह आमतौर पर बहुत असंतोषजनक था, खासकर जब उनकी तुलना उस चीज से की जाती है जिसे वे अन्यथा संभव मानते थे। डगलस कहते हैं कि आप तब सहज होने का प्रयास कर सकते हैं जब आप अपने सहज आवेगों को प्राप्त करने और उन पर सबसे अनुकूल स्टेट ऑफ माइंड बनाने पर काम कर रहे होते हैं। मैकेनिकल स्टेज ट्रेड के मैकेनिकल स्टेज को विशेष रूप से ट्रेडिंग स्किल जैसे ट्रस्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस और प्रोबेबिलिटी थिंकिंग को बिल्ड करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट क्रिएट करने के लिए मजबूत करेगा।
डगलस कंसिस्टेंट रिजल्ट को लगातार बढ़ते इक्विटी कर्व के रूप में डिफाइन करते हैं, जिसमें केवल मामूली गिरावट होती है जो एंड्स के नेचुरल रिजल्ट हैं, जो वाकई काम नहीं करते हैं। एक पैटर्न खोजने के अलावा जो जीतने वाले ट्रेड की बाधाओं को अपनी फेवर में रखता हो, यह लगातार बढ़ती कर्व अचीव करना किसी भी संवेदनशीलता को सिस्टमैटिकली तरीके से एलिमिनेट करने का एक कार्य है जो आपको फेयर, यूफोरिक या सेल्फ एवल्यूशन बेस्ड ट्रेडिंग मिस्टेक करने के लिए बाध्य करते हैं, जिसका डगलस ने इस बुक में वर्णन किया है। अपनी गलतियों को दूर करने और सेल्फ एवल्यूशन की आपकी भावना का विस्तार करने के लिए उन स्किल्स को अपनाने की आवश्यकता होगी जो सभी नेचर में साइकोलॉजिकल है। सभी स्किल्स साइकोलॉजिकल है क्योंकि हर एक अपने प्यूरेस्ट फॉर्म में है। बस एक बिलीफ यानी विश्वास ही तो है। याद रखें कि जिन धारणाओं से हम काम करते हैं वे हमारे स्टेट ऑफ माइंड यानी मन की स्थिति को निर्धारित करेंगे और हमारे एक्सपीरियंस को इस तरह से आकार देंगे कि जो हम पहले से ही सत्य मानते हैं उसे लगातार मजबूत करते हैं। एक विश्वास कितना सच्चा है, यह इस बात से निर्धारित किया जा सकता है कि यह हमारे लिए कितने अच्छे से काम करता है, यानी यह किस हद तक हमें अपने उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करता है। यदि एक ट्रेडर के रूप में कंसिस्टेंट रिजल्ट पाना आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, तो एक विश्वास पैदा करना कि मैं एक कंसिस्टेंट सक्सेसफुल ट्रेडर हूं, यह भावना एक पावर के प्राइमरी सोर्स के रूप में कार्य करेगा जो आपके परसेप्शन, इंटरप्रिटेशन, एक्सपेक्टेशन और कार्यों को उन तरीकों से मैनेज करेगा जो अपने विश्वासों को इस तरह से संतुष्ट करते हैं ताकि आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो सके। अपने आप में एक प्रभावशाली विश्वास पैदा करना कि मैं एक कंसिस्टेंट सक्सेसफुल ट्रेडर हूं, इसमें लगातार सफलता के लिए कई सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता होती है। इसमें से कुछ सिद्धांत निसंदेह ट्रेड के बारे में आपके द्वारा पहले से अपनाई गई धारणाओं के साथ सीधे कन्फ्लिक्ट में हो सकते हैं। यदि आपको लगता है कि ऐसा है, तो आपके पास जो कुछ है वह उन धारणाओं का एक बेस्ट उदाहरण है जो आपकी इच्छा के साथ सीधे कन्फ्लिक्ट में है। किसी एक पॉइंट पर यदि आपकी यह इच्छा है, तो आपको अपने आप को एक कंसिस्टेंट विनर में बदलने की प्रोसेस में कदम रखना होगा। अगर बात पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की हो, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट यानी महत्वपूर्ण तत्व है आपकी बदलने की इच्छा, आपके इरादे की स्पष्टता और आपकी इच्छा की ताकत। अंततः इस प्रक्रिया के साथ काम करने के लिए आपको ट्रेड के लिए आपके पास मौजूद किसी अन्य कारण या औचित्य पर कंसिस्टेंसी को चूज करना होगा। यदि ये सभी इंग्रेडिएंट पर्याप्त रूप से मौजूद हैं, तो इनर ऑब्स्टेकल की परवाह किए बिना आप अपने आप को जैसा आप चाहते हैं वैसा बदल सकते हैं। आप जो चाहते हैं वह अंततः प्रबल होगा। अपने आप को ऑब्जर्व करें। कंसिस्टेंसी बनाने की प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप यह देखना है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। क्योंकि एक ट्रेडर के रूप में हम जो कुछ भी सोचते हैं, कहते हैं या करते हैं, उसमें हमारे मेंटल सिस्टम के विश्वास को पुष्ट करने में बहुत बड़ा योगदान होता है। इसका रेलेवेंट बनने की प्रोसेस नेचर में साइकोलॉजिकल है। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आपको अपनी विभिन्न साइकोलॉजिकल प्रोसेस पर ध्यान देना शुरू करना होगा। असल में विचार यह है कि आपको अपने स्वयं के विचारों, शब्दों और कार्यों का एक ऑब्जेक्टिव मॉनिटर बनना सीखना है। ट्रेडिंग गलतियां करने से आपकी रक्षा की पहली डिफेंस लाइन यह है कि आप अपने आप को इसके बारे में सोचते हुए खुद को पकड़ लें, और डिफेंस की लास्ट लाइन यह है कि अपने आप को एक्ट में पकड़ना है। यदि आप इन प्रोसेस के ऑब्जर्वर बनने के लिए खुद को प्रतिबद्ध नहीं करते हैं, तो आपको आमतौर पर गहरे अफसोस और निराशा की स्थिति की अनुभूति हमेशा एक्सपीरियंस के बाद आएगी। अपने आप को निष्पक्ष रूप से देखने का अर्थ है अपने बारे में निर्णय किए बिना इसे करना। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए जीवन भर अन्य लोगों से मिले कठोर, अन्यायपूर्ण व्यवहार को देखते हुए ऐसा करना इतना आसान न हो। नतीजन व्यक्ति किसी भी गलती को भावनात्मक दर्द से जोड़ना सीख जाता है, और कोई भी
भावनात्मक दर्द की स्थिति में रहना पसंद नहीं करता है। इसलिए हम आमतौर पर यह स्वीकार करने से बचते हैं कि हमने जितना संभव हो सके इसे एक गलती के रूप में डिफाइन करना सीखा है। हमारे दैनिक जीवन में गलतियों का सामना नहीं करने के आमतौर पर उतने विनाशकारी परिणाम नहीं होते हैं यदि हम एक ट्रेडर के रूप में अपनी गलतियों का सामना करने से बचते हैं। उदाहरण के लिए, जब डगलस एक फ्लोर ट्रेडर के साथ काम करते थे तो वे जिस एनोलॉजी का उपयोग यह बताने के लिए करते हैं कि वे कितनी अनिश्चित स्थिति में हैं, उन्हें खुद को एक पुल के पार चलने की कल्पना करने के लिए कहना है और उस पुल की चौड़ाई सीधे उनके द्वारा किए जाने वाले अनुबंधों की संख्या से संबंधित है। इसलिए उदाहरण के लिए, एक अनुबंध वाले ट्रेडर के लिए पुल बहुत चौड़ा है। मान लीजिए यह 20 फीट है। 20 फीट चौड़ा एक पुल आपको त्रुटि के लिए बहुत अधिक सहनशीलता की अनुमति देता है। इसलिए आपको अपने प्रत्येक कदम पर अत्यधिक सावधानी या ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि आप ठोकर खाते हैं और किनारे पर यात्रा कर रहे होते हैं तो यह घाटी 1 मील गहरी है। डगलस का आगे कहना है कि वे नहीं जानते कि कितने लोग बिना रेलिंग वाले एक संकरे पुल पर चलेंगे जहां जमीन 1 मील नीचे है, लेकिन मेरा अनुमान अपेक्षाकृत कम है। इसी तरह कुछ लोग फ्यूचर्स एक्सचेंजों के फर्श पर ट्रेडिंग से जुड़े जोखिमों को उठाएंगे। निश्चित रूप से एक कॉन्ट्रैक्ट का ट्रेडर खुद को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। यह 1 मील ऊंचे पुल से गिरने से अलग नहीं है। इसलिए एक कॉन्ट्रैक्ट वाला ट्रेडर खुद को गलतियां, गलत अनुमानों या असामान्य रूप से हिंसक मार्केट चालों के साथ चिपका रह सकता है, जहां वह खुद को गलत साइड में खड़ा पा सकता है। दूसरी ओर, एक समय में 500 ट्रेजरी बॉन्ड्स फ्यूचर की औसत स्थिति के साथ डगलस अपने स्वयं के खाते के लिए ट्रेडों के साथ काम करने वाले सबसे बड़े फ्लोर ट्रेडर्स में से एक हो तो वह अक्सर 1000 से अधिक कॉन्ट्रैक्ट्स की स्थिति रखता है। 1000 टी बॉन्ड्स अनुबंधों की स्थिति $31,500 प्रति के बराबर है। बेशक टी बॉन्ड वायदा बहुत अस्थिर हो सकता है और कुछ ही सेकंड में किसी भी दिशा में इस टिक्स का ट्रेड कर सकता है। जैसे जैसे ट्रेडर की स्थिति का आकार बढ़ता है, हमारे पुल की चौड़ाई कम होती जाती है। बड़े बॉन्ड ट्रेडर के मामले में पुल एक पतले तार के आकार तक संकुचित यानी श्रिंक हो गया है। जाहिर है, उसे हर कदम पर बेहद संतुलित और बहुत ध्यान केंद्रित करना होगा। जरा सी चूक या हवा के झोंके से वह तार से गिर सकता है, जिसका अगला पड़ाव 1 मील नीचे होगा। जब एक ट्रेडर गड्ढे में होता है तो वह छोटी सी गलती या हवा का हल्का झोंका एक विचलित करने वाले विचार के बराबर होता है। बस इतना ही, सिर्फ एक विचार या कुछ और, जहां वह खुद को 1 या 2 सेकंड के लिए भी अपना ध्यान केंद्रित करने देता है। व्याकुलता के उस क्षण में वह अपनी स्थिति को समाप्त करने के अपने अंतिम अनुकूल अवसर को चूक सकता है। उसे अपने ट्रेड से बाहर निकलने के लिए पर्याप्त मात्रा के साथ अगला वैल्यू लेवल कई टिक्स दूर हो सकता है, जो या तो एक बड़ा नुकसान पैदा कर सकता है या उसे मार्केट में पर्याप्त जीतने वाला ट्रेड वापस देने के लिए मजबूर कर सकता है। यदि लगातार परिणाम उत्पन्न करना गलतियों को दूर करने का एक कार्य है, तो यह कहना एक खामोशी है कि यदि आप एक गलती को स्वीकार नहीं कर सकते हैं तो आपको अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। जाहिर है, यह कुछ ऐसा है जो बहुत कम लोग कर सकते हैं और यही कारण है इतने कम कंसिस्टेंट विनर हैं। वास्तव में किसी गलती को स्वीकार न करने की प्रवृत्ति मानव जाति में इतनी व्यापक है कि हम यह मान सकते हैं कि यह मानव स्वभाव की एक अंतर्निहित विशेषता है। डगलस कहते हैं कि उन्हें यह विश्वास नहीं है कि यह कोई मामला है और न ही उन्हें विश्वास है कि हम गलती करने, गलत अनुमान लगाने या एरर के लिए उपहास करने या खुद को कम करके आंकने की क्षमता के साथ पैदा हुए हैं। गलतियां करना जीने का एक स्वाभाविक कार्य है और यह तब तक जारी रहेगा जब तक हम उस पॉइंट पर नहीं पहुंच जाते जिस पर नंबर 1 हमारे सभी बिलीफ हमारी डिजायर की एब्सोल्यूट हार्मनी यानी संपूर्ण सामंजस्य में हो और नंबर 2 हमारे सभी बिलीफ्स को इस तरह से स्ट्रक्चर्ड किया गया है
कि वे एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से काम करने वाले के साथ पूरी तरह से संगत में हो जाएं। जाहिर है, अगर हमारे विश्वास एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से काम करने के अनुरूप नहीं है तो गलती करने की संभावना बढ़ जाती है। हम यह नहीं समझ पाएंगे कि हमारे उद्देश्यों के लिए कौन से कदम उठाना उचित होगा। इससे भी बदतर यह होगा कि हम यह महसूस ही नहीं कर पाएंगे कि हम जो चाहते हैं वह हमें मिल भी सकता है। दूसरी ओर गलतियां जो हमारे ऑब्जेक्टिव के कन्फ्लिक्ट में हमारी धारणाओं का आउटकम है, वे हमेशा स्पष्ट नहीं होती है। हम जानते हैं कि हमारी चेतना पर सत्य के हमारे वर्जन को व्यक्त करते हुए विरोधी ताकतों के रूप में कार्य करेंगे, और वे ऐसा कई तरीकों से कर सकते हैं। इससे यह पता लगाना सबसे कठिन हो जाता है कि एक विचलित करने वाला विचार हमारे फोकस या कंसंट्रेशन के एक मोमेंट्री लैप्स यानी क्षणिक चूक का कारण बनता है या एकाग्रता। हो सकता है कि यह इतना महत्वपूर्ण नहीं लगता हो, लेकिन जैसा कि हमने वैली यानी घाटी के ऊपर बने पुल की तरह, जब बहुत कुछ दांव पर लगा होता है, यहां तक कि फोकस्ड रहने की थोड़ी कम क्षमता के परिणाम स्वरूप भयंकर विनाशकारी गलती हो सकती है। यह सिद्धांत हर जगह लागू होता है, फिर चाहे वह ट्रेडिंग हो, बिजनेस हो, स्पोर्ट्स इवेंट हो या फिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो। जब हमारा इरादा स्पष्ट हो और किसी विरोधी पावर से बड़ा हो, तब हमारी फोकस्ड रहने की क्षमता अधिक हो जाती है और इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि हम अपने उद्देश्यों को पूरा करेंगे। इससे पहले डगलस ने इस विजयी मनोवृत्ति को हमारे प्रयासों के पॉजिटिव अपेक्षा के रूप में डिफाइन किया था। यह इस एक्सेप्टेंस के साथ था कि हमें जो भी रिजल्ट मिलते हैं वे हमारे डेवलपमेंट के लेवल के सही रिफ्लेक्शन है, और इससे यह भी समझने में हेल्प मिलती है कि और बेहतर करने के लिए हमें क्या सीखने की आवश्यकता है। जो चीजें कंसिस्टेंटली ग्रेट एथलीटों और परफॉर्मर को बाकी सभी से अलग करती है, वह है गलती करने के डर के बारे में उनके अंदर की निर्भयता। उनकी इस निर्भयता का कारण यह है कि जब वे गलती करते हैं तो उनके पास खुद को कम करके आंकने का कोई कारण नहीं होता है, जिसका अर्थ है कि उनके पास नेगेटिव चार्ज्ड पावर का स्टोरेज नहीं है, जो हमेशा इस बात के इंतजार में रहता है कि आप कब गलती करें और कब आपको वह मानसिक रूप से जकड़ ले। स्वयं की आलोचना किए बिना अपनी गलतियों से सीखकर शीघ्रता से आगे बढ़ने की इस अनकॉमन कैपेसिटी यानी असामान्य क्षमता का क्या कारण है? इसे शायद हम इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वे बेहद असामान्य माता-पिता, शिक्षकों और प्रशिक्षकों के साथ बड़े हुए, जिन्होंने अपने शब्दों और उदाहरणों से उन्हें सच्चे प्यार, स्नेह और स्वीकृति के साथ अपने गलत अनुभवों और गलतियों को ठीक करना सिखाया। डगलस कहते हैं कि कुछ लोग इसका कारण बेहद असामान्य कंडीशन इसलिए मानते हैं क्योंकि हम में से कई लोग इससे बिल्कुल विपरीत अनुभव के साथ बड़े हुए हैं। हमें क्रोध, अधीरता और स्वीकृति के एक स्पष्ट कमी के साथ अपनी गलतियों या गलत अनुमानों को ठीक करना सिखाया गया था। क्या यह संभव है कि महान एथलीटों के लिए गलतियों के संबंध में उनके पिछले सकारात्मक अनुभवों ने उन्हें यह विश्वास प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया कि गलतियां केवल उस मार्ग की ओर इशारा करती हैं जहां उन्हें अपने विकास और सुधार के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है? इस तरह की धारणा के साथ नकारात्मक रूप से चार्ज की गई पावर का कोई सोर्स अवेलेबल नहीं है, और इसके फलस्वरूप आत्मनिंदा करने वाले विचारों का कोई भी सोर्स अवेलेबल नहीं है। हालांकि हम में से बाकी जो हमारे कार्यों के लिए नकारात्मक प्रतिक्रियाओं की अधिकता का अनुभव करते हुए बड़े हुए हैं, स्वाभाविक रूप से हम भी अपनी गलतियों के बारे में इस तरह से विश्वास रखते हैं कि नंबर 1, गलतियां करने से हर कीमत पर बचा जाना चाहिए। नंबर 2, अगर मैं गलती करता हूं तो मेरे साथ भी कुछ गलत अवश्य होना चाहिए। नंबर 3, मुझे इसके बदले में दंड अवश्य भुगतना चाहिए। या नंबर 4, अगर मैं गलती करता हूं तो मुझसे बुरा व्यक्ति दूसरा कोई नहीं है। याद रखें कि प्रत्येक विचार, शब्द और कार्य हमारे अपने बारे में किसी न किसी विश्वास को पुष्ट करते हैं। यदि हम अपनी बार बार नकारात्मक आत्म आलोचना करते हैं, तब हमें अवचेतन रूप से
अपने बारे में यह विश्वास होने लगेगा कि मैं हर गलती के लिए जिम्मेदार हूँ, मुझे इसकी सजा मिलनी ही चाहिए, तो वह विश्वास स्वतः ही हमारे विचारों में स्वयं को व्यक्त करने का एक तरीका खोज लेगा, जिससे हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। और यह हमारे शब्दों पर हमें अपने बारे में या दूसरों के बारे में जो हमारे विश्वास को दर्शाते हैं और हमारे कार्यों पर हमें ऐसे तरीकों से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है जो स्पष्ट रूप से हमारे सेल्फ डिस्टरबेंस का कारण बन जाता है। यदि आप कंसिस्टेंट विनर बनने जा रहे हैं तो गलतियों को उस तरह से नकारात्मक रूप से चार्ज किए गए सोर्स के रूप में मौजूद नहीं हो सकती जैसे वे अधिकांश लोगों द्वारा समझी जाती है। आपको कुछ हद तक खुद पर नजर रखने में सक्षम होना चाहिए, और अगर आप गलती करते हैं तो इससे अपने भावनात्मक दर्द का अनुभव करने पर इसका असर स्पष्ट रूप से दिखेगा। यदि यह क्षमता आप में मौजूद है तो आपके पास दो विकल्प होंगे। पहला है, आपके गलती करने का क्या मतलब है, इसके बारे में सकारात्मक रूप से चार्ज किए गए अवधारणाओं के एक नए सेट को पाने पर काम कर सकते हैं। साथ ही किसी भी नकारात्मक चार्ज किए गए धारणाओं को निष्क्रिय कर सकते हैं जो अन्यथा बहस करेंगे या गलती करने के लिए आपको अपने बारे में कम सोचने का कारण बनेंगे। और नंबर दो, यदि आपको यह पहली गलती सही नहीं लगती है तो आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम को बनाने के तरीके से गलतियों की संभावना की भरपाई कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि आप ट्रेडिंग करने जा रहे हैं और खुद की निगरानी नहीं कर रहे हैं लेकिन साथ ही आप कंसिस्टेंट रिजल्ट भी चाहते हैं तो विशेष रूप से मैकेनिकल स्टेप से ट्रेड करने से दुविधा का समाधान होगा। लेकिन गलतियों से जुड़ी नकारात्मक चार्ज पावर से छुटकारा पाने के बाद अपने आप को मॉनिटर करना सीखना एक अपेक्षाकृत सरल प्रोसेस है। वास्तव में यह बेहद आसान है। आपको तो केवल यह तय करना है कि आप स्वयं की निगरानी क्यों करना चाहते हैं, जिसका अर्थ है कि आपको पहले एक स्पष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखना होगा। जब आप अपने उद्देश्य के बारे में स्पष्ट हों तो बस अपना ध्यान आप सोचते हुए, कहते हुए या करते हुए उस ओर लगाना शुरू करें। जब आप यह महसूस करें कि आप अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं, तब आप जो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं उसके अनुरूप अपने उद्देश्य को पूरा करें। अपने विचारों, शब्दों या कार्यों को इस तरह से रीडायरेक्ट करना चुनें। आप जितना अधिक दृढ़ विश्वास के साथ इस प्रोसेस में शामिल होंगे तो उतनी ही तेजी से आप एक मेंटल स्ट्रक्चर बना लेंगे जो बिना किसी पैराडॉक्स बिलीफ कॉन्फ्लिक्ट के आपके उद्देश्यों के अनुरूप होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस का रोल। डगलस के अनुसार सेल्फ कॉन्फिडेंस को एक मेंटल टेक्निक के रूप में डिफाइन किया जा सकता है। जब वह लक्ष्य या इच्छा हमारे मेंटल एनवायरनमेंट के किसी अन्य विश्वास के साथ कन्फ्लिक्ट में हो तो हमारा ध्यान अपने लक्ष्य या इच्छा की वस्तु पर से रीडायरेक्ट हो जाता है। इस परिभाषा के अनुसार आत्म अनुशासन एक नई मानसिक रूपरेखा बनाने की तकनीक है। यह कोई व्यक्तिपरक विशेषता नहीं है क्योंकि लोग आत्म अनुशासन के साथ पैदा नहीं होते हैं। वास्तव में जब आप इस बात पर विचार करते हैं कि इसे डगलस कैसे डिफाइन करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि अनुशासन के साथ पैदा होना संभव नहीं है। हालांकि पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस में उपयोग की जाने वाली टेक्निक के रूप में कोई भी आत्म अनुशासन का उपयोग करना चुन सकता है। यहाँ बुक में डगलस ने अपने जीवन का एक उदाहरण दिया है जो इस तकनीक के काम करने की अंतर्निहित गतिशीलता को दिखाता है। यह बात साल 1978 की है जब उन्होंने एक धावक बनने का निर्णय लिया था। वे कहते हैं कि उन्हें ठीक से याद नहीं है कि इसके पीछे उनकी अंतर्निहित प्रेरणा क्या थी, सिवाय इसके कि उन्होंने पिछले 8 वर्षों तक एक बहुत ही निष्क्रिय जीवन शैली में बिताए थे। वे किसी भी खेल या शौक में शामिल नहीं थे। वैसे देखा जाए तो टेलीविजन देखने को शौक नहीं कह सकते। वे पहले हाई स्कूल और कॉलेजों के खेलों में बहुत सक्रिय थे, खासकर आइस हॉकी में। हालांकि कॉलेज से बाहर होते ही उनकी जिंदगी उस तरह से सामने आ रही थी जो उनकी उम्मीदों से बहुत अलग थी। यह उनकी पसंद का नहीं था, लेकिन उस समय वे इसके बारे में कुछ भी करने में शक्तिहीन महसूस कर रहे थे। इसने निष्क्रियता को बढ़ा दिया, जिसे और ज्यादा अच्छे तरीके से कहा जाए
तो वे गंभीर रूप से उदास थे। लेकिन उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्हें अचानक फिर से एक धावक बनने के लिए किसने प्रेरित किया, या ऐसा हो सकता है कि उनकी इस रुचि को किसी टीवी कार्यक्रम ने जगाया हो। लेकिन उन्हें अच्छे से याद है कि यह प्रेरणा क्रिया बेहद मजबूत थी। इसलिए वे बाहर गए और अपने लिए रनिंग शूज खरीदे, उन्हें पहना और दौड़ने के लिए बाहर निकल गए। इस दौरान जो पहली चीज उन्होंने खोजी वह यह थी कि वे यह भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनमें मुश्किल से 50 या 60 गज से ज्यादा दौड़ने की शारीरिक क्षमता नहीं बची थी। उनके लिए यह बहुत आश्चर्य की बात थी। उन्हें इसका एहसास तब नहीं था, और न ही उन्हें कभी विश्वास होगा कि वे इतने आउट ऑफ साइज थे कि वे 100 गज भी नहीं दौड़ सकते थे। यह एहसास इतना निराशाजनक था कि उन्होंने 2 या 3 सप्ताह तक फिर से दौड़ने की कोशिश तो छोड़ो, जॉगिंग के लिए भी कोशिश नहीं की थी। उन्होंने कुछ सप्ताह के बाद जब अगली बार दौड़ने का प्रयास किया, तो वे अभी भी 50 या 60 गज से अधिक नहीं दौड़ सके। अगले दिन फिर से कोशिश की, जाहिर है रिजल्ट वही रहा। अब वे अपनी बिगड़ती शारीरिक स्थिति से इतना निराश हो गए कि वे फिर 4 महीने तक नहीं दौड़े। समय इतनी तेजी से बीता कि अब वर्ष 1979 का बसंत आ चुका था। वे एक बार फिर से एक धावक बनने के लिए दृढ़ संकल्पित हुए, लेकिन साथ ही अपनी प्रगति की कमी से बहुत निराश हुए। जब वे अपनी दुविधा पर विचार कर रहे थे, तो उन्हें लगा कि उनकी एक समस्या यह थी कि उनके पास यह काम करने का कोई लक्ष्य ही नहीं था। यह कहना कि वे एक धावक बनना चाहते थे, यह बहुत अच्छी बात थी, लेकिन इसका क्या मतलब था? वे वास्तव में इसका उत्तर नहीं जानते थे। यह बहुत अस्पष्ट था। उन्हें इसके लिए कुछ और ठोस करना था। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वे गर्मियों के अंत तक 5 मील दौड़ने में सक्षम होना चाहते हैं। उस समय 5 मील बहुत दुर्गम लग रहा था, लेकिन यह सोचकर कि वे इसे करने में सक्षम हो सकते हैं, उनमें बहुत उत्साह पैदा हुआ। उत्साह के इस बढ़े हुए लेवल ने उन्हें उस सप्ताह 4 बार दौड़ने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन दिया। इस पहले सप्ताह के अंत में उन्हें यह जानकर वास्तव में आश्चर्य हुआ कि थोड़ी सी एक्सरसाइज भी उनकी सहन पावर और हर बार थोड़ा आगे दौड़ने की क्षमता में सुधार करता है। इसने और भी अधिक उत्साह पैदा किया। इसलिए वे बाहर गए और एक स्टॉप वॉच और एक खाली डायरी खरीद लाए, जिसका उन्होंने रनिंग डायरी के रूप में प्रयोग किया। उन्होंने 2 मील का एक कोर्स स्थापित किया और हर 3rd मील को चिन्हित किया। डायरी में उन्होंने डेट, अपनी दूरी, अपना समय और हर बार दौड़ने पर शारीरिक रूप से कैसा महसूस किया, उसे रिकॉर्ड किया। अब उन्हें लगा कि वे अपने 5 मील के अपने टारगेट पर ठीक हैं, जब तक कि वे सचमुच अपनी अगली समस्याओं से उलझ नहीं जाते। इस मामले में उनके सबसे बड़े परस्पर विरोधी और विचलित करने वाले विचार यह थे कि हर बार जब उन्होंने यह तय किया कि वे रनिंग करना चाहते हैं, तो उनकी चेतना में बाढ़ आ गई। वे इसे नहीं करने के कारणों की संख्या और स्पीड पर आश्चर्यचकित थे। उनके मन में इस तरह के विचार आने लगते थे। नंबर 1, मेरा रूम गर्म है लेकिन बाहर बहुत ठंड है। नंबर 2, ऐसा लगता है कि बाहर बारिश होने वाली है। नंबर 3, पिछली बार की दौड़ से मैं अभी भी थोड़ा थका हुआ हूं, भले ही यह दौड़ 3 दिन पहले थी। नंबर 4, मुझे पता है कि कोई और यह नहीं कर रहा है। नंबर 5, या जो सबसे प्रचलित है, जैसे कि यह टीवी प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, फिर मैं दौड़ने निकल जाऊंगा, जो कभी खत्म नहीं हुआ। डगलस जो हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, उस पर अपने सचेत ध्यान को रीडायरेक्ट करने के अलावा उन्हें इस परस्पर विरोधी मानसिक पावर से निपटने का कोई और तरीका नहीं पता था। वे वास्तव में गर्मियों के अंत तक 5 मील तक पहुंचना चाहते थे। उन्होंने पाया कि कभी-कभी उनकी इच्छा उनके इस संघर्ष से अधिक प्रबल हो जाती है, जिसके कारण वे अपनी रनिंग वाले जूते पहनने में कामयाब रहे। उन्होंने बाहर कदम रखा और दौड़ना शुरू कर दिया। हालांकि कई बार उनके परस्पर विरोधी और ध्यान भंग करने वाले विचारों ने उन्हें शांत रखा। वास्तव में शुरुआती स्टेप्स में उनका अनुमान था कि 1/3 बार वे परस्पर विरोधी पावर को पार करने में असमर्थ रहे। अब उनके सामने अगली समस्या यह थी कि जब उन्होंने उस पॉइंट तक पहुंचना शुरू किया
जहां वे 1 मील दौड़ने में सक्षम थे, तो वे अपने आप से इतना रोमांचित हो उठे थे कि उनके साथ ऐसा हुआ कि उन्हें 5 मील तक पहुंचने के लिए एक एक्स्ट्रा सिस्टम की आवश्यकता पड़ने वाली थी। इस पर उन्होंने तर्क दिया कि एक बार जब वे उस मुकाम पर पहुंच गए जहां वे 2 या शायद 3 मील दौड़ सकते थे, तो वे अपने आप से इतना अधिक प्रसन्न हो जाएंगे कि उन्हें अपने 5 मील के उद्देश्य को पूरा करने की कोई आवश्यकता महसूस ही नहीं होगी। इसलिए उन्होंने अपने लिए एक नियम बनाया। आप इसे 5 मील का नियम भी कह सकते हैं। यह रूल यह था कि अगर वे अपने दौड़ने के जूते लाने में कामयाब रहे और सभी परस्पर विरोधी विचारों के बावजूद उनमें कुछ करने की इच्छा रही, तो उन्होंने पिछली बार दौड़ने की तुलना में कम से कम 1 कदम आगे चलने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया। यदि वे 1 कदम से अधिक आगे दौड़े तो ठीक, परंतु यह 1 कदम से कम नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने कभी भी इस नियम को भंग नहीं किया और गर्मियों के अंत तक उन्होंने इसे 5 मील तक बना दिया। लेकिन फिर उनके पास पहुंचने से पहले वास्तव में कुछ दिलचस्प और पूरी तरह से अप्रत्याशित घटित हुआ। जैसे जैसे वे अपने 5 मील के उद्देश्य को पूरा करने के करीब पहुंचे, धीरे धीरे परस्पर विरोधी विचार हवा होने लगे और आखिरकार वे बिल्कुल साफ हो गए थे। उस समय उन्होंने पाया कि अगर वे दौड़ना चाहते थे, तो वे बिना किसी मानसिक प्रतिरोध, संघर्ष या प्रतिस्पर्धी विचारों के ऐसा करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र थे। यह देखते हुए कि यह कितना बड़ा संघर्ष था, वे चकित थे। इसका रिजल्ट यह रहा कि वे अगले 16 वर्षों तक बहुत नियमित रूप से दौड़ते रहे। लेकिन वे अब इतना नहीं दौड़ते, क्योंकि 5 साल पहले उन्होंने फिर से आइस हॉकी खेलना शुरू करने का फैसला कर लिया था। हॉकी वास्तव में एक अत्यंत कठिन खेल है। कभी कभी वे इसे सप्ताह में 4 बार भी खेल लेते हैं। अब यदि आप इन अनुभवों को अपनाते हैं और उन्हें बिलीफ के नेचर के बारे में अब हम जो समझते हैं उसके संदर्भ में सोचते हैं, तो हम कई अवलोकन कर सकते हैं। जैसे, नंबर 1, शुरू में धावक बनने की उनकी इच्छा का उनके मानसिक तंत्र में समर्थन का कोई आधार नहीं था। दूसरे शब्दों में, उनकी इच्छा के अनुरूप पावर का कोई अन्य सोर्स नहीं था। और नंबर 2, उस समर्थन को बनाने के लिए उन्हें वास्तव में कुछ करना था। एक विश्वास पैदा करने के लिए कि मैं एक धावक हूं, इसके लिए आवश्यक है कि वे नए विश्वास के अनुरूप अनुभवों की एक सीरीज बनाएं। याद रखें कि हम जो कुछ भी सोचते हैं, कहते हैं या करते हैं, वह हमारे मानसिक तंत्र में कुछ विश्वास के लिए पावर का योगदान देता है। हर बार जब उन्होंने एक परस्पर विरोधी विचार का अनुभव किया और अपने उद्देश्य पर सफलतापूर्वक ध्यान केंद्रित करने में सफल हो गए, तो उन्हें अपने दौड़ने वाले जूते और दरवाजे से बाहर निकलने के लिए पर्याप्त दृढ़ विश्वास के साथ उन्होंने इस विश्वास में एक पावर जोड़ दी कि मैं एक धावक हूं। और उतना ही महत्वपूर्ण, उन्होंने अनजाने में उन सभी धारणाओं से पावर को दूर कर लिया था जो अन्यथा बहस करने वाले थे। वे अनजाने में ही कहते हैं कि क्योंकि विभिन्न तकनीकों को विशेष रूप से परस्पर विरोधी धारणाओं को पहचानने और निष्क्रिय करने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन उस समय डगलस के जीवन में वे परिवर्तन की प्रक्रिया की अंतर्निहित गतिशीलता को नहीं समझ पाए थे जिससे वे गुजर रहे थे। इसलिए इस तरह की तकलीफों का लाभ उठाने के लिए उनके साथ ऐसा नहीं होता। नंबर 3, अब यहाँ डगलस सहजता से, यानी अपने मानसिक दृष्टिकोण से खुद को एक धावक के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्योंकि मैं एक धावक हूँ, यह ऊर्जावान अवधारणा अब उनकी पहचान का एक कार्यशील हिस्सा हो चुकी है। जब उन्होंने पहली बार शुरुआत की, तो उन्हें दौड़ने के बारे में कई परस्पर विरोधी विश्वास महसूस हुए, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें इनसे निपटने के लिए आत्म अनुशासन की तकनीक की आवश्यकता थी। अब उन्हें आत्म अनुशासन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे अब उनसे अच्छे से निपटना सीख चुके हैं। जब हमारे बिलीफ्स हमारे लक्ष्यों या इच्छाओं के साथ पूरी तरह से जुड़ जाते हैं, तो परस्पर विरोधी पावर का कोई सोर्स नहीं होता है। यदि परस्पर विरोधी पावर का कोई सोर्स नहीं है, तो विचलित करने वाले विचारों, बहानों, युक्तिकरण, औचित्य या गलतियों का कोई सोर्स नहीं है। नंबर 4, धारणाओं को बदला जा सकता है, और यदि एक विश्वास को बदलना संभव है, तो किसी भी विश्वास को बदलना संभव है। यदि आप समझते हैं
कि आप वास्तव में उन्हें नहीं बदल रहे हैं, लेकिन केवल पावर को एक अवधारणा से दूसरी अवधारणा में ट्रांसफर कर रहे हैं। यह चेंज के लिए लक्षित विश्वास का रूप बरकरार रखता है। इसलिए आपके मेंटल सिस्टम में दो पूरी तरह से विरोधाभासी विश्वास एक साथ मौजूद हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक विश्वास से पावर खींची है और दूसरे को पूरी तरह से सक्रिय किया है, तो कार्यात्मक दृष्टिकोण से कोई विरोधाभास मौजूद नहीं है। केवल यह विश्वास कि पावर आपके मन की स्थिति है, आपकी धारणा और सूचना की व्याख्या और आपके व्यवहार पर एक बल के रूप में कार्य करने की क्षमता रखती है। अब ट्रेड का एकमात्र उद्देश्य है अपने आप को कंसिस्टेंट विनिंग ट्रेडर में बदलना है। यदि अपने मानसिक वातावरण में कुछ ऐसा है जो इस विश्वास के निर्माण के सिद्धांतों के विपरीत है कि मैं एक कंसिस्टेंट सक्सेसफुल ट्रेडर हूं, तो आपको इन सिद्धांतों को एक प्रभावी कार्यशील भाग के रूप में इंटीग्रेट करने के लिए आत्म अनुशासन की तकनीक को नियोजित करने की आवश्यकता होगी, जो आपकी पहचान बनेगी। एक बार जब सिद्धांत आप कौन हैं बन जाते हैं, तो आपको आत्मविश्वास की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि रेलेवेंट होने की प्रक्रिया सरल हो जाएगी। याद रखें, कंसिस्टेंसी जीतने वाले ट्रेड को करने की क्षमता के समान नहीं है। यह कोई स्किल नहीं है। आपको बस सही अनुमान लगाना है, जो यह अनुमान लगाने से अलग नहीं है कि एक सिक्का उछालने का नतीजा क्या होगा। जबकि स्थिरता मन की एक स्थिति है जो एक बार हासिल हो जाने पर आपको किसी अन्य तरीके से होने की अनुमति नहीं देगी। आपको कंसिस्टेंट बने रहने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि यह आपकी पहचान का एक स्वाभाविक कार्य होगा। वास्तव में, यदि आपको प्रयास करना है, तो यह इस बात का संकेत है कि आपके लगातार सफलता के सिद्धांतों को प्रभावी असंबद्ध धारणाओं के रूप में पूरी तरह से इंटीग्रेट नहीं किया है। उदाहरण के लिए, आपने रिस्क को पूर्व निर्धारित करना संगत होने की प्रक्रिया में एक कदम है। यदि यह आपके रिस्क को पूर्व निर्धारित करने के लिए कोई विशेष प्रयास करता है, यदि आपको सचेत रूप से इसे करने के लिए खुद को याद दिलाना है, यदि आप किसी भी परस्पर विरोधी विचारों का अनुभव करते हैं, या यदि आप खुद को एक ट्रेड में पाते हैं जहां आपने अपने रिस्क को पहले से डिफाइन नहीं किया है, तो यह सिद्धांत आपकी पहचान का प्रमुख कार्यशील हिस्सा नहीं है और यह आप कौन है नहीं है। यदि ऐसा होता, तो यह आपके लिए भी नहीं होता कि आप अपने जोखिम को पूर्व निर्धारित न करें। यदि और जब विचार के सभी सोर्स निष्क्रिय कर दिए गए हों, तो अब आपके लिए किसी अन्य तरीके से होने की कोई संभावना नहीं है। एक बार जो संघर्ष था, वह लगभग सहज हो जाएगा। उस समय यह अन्य लोगों को लग सकता है कि आप इतने अनुशासित हैं, लेकिन वास्तव में यह है कि आप बिल्कुल अनुशासित नहीं हैं। आप बस धारणाओं के एक अलग सेट से काम कर रहे हैं, जो आपको इस तरह से व्यवहार करने के लिए मजबूर करता है, जो आपकी इच्छाओं, लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप हो। कंसिस्टेंसी में विश्वास पैदा करना। यह विश्वास पैदा करना कि मैं एक कंसिस्टेंट विनर हूं, प्राथमिक उद्देश्य है। लेकिन डगलस के इरादे की तरह एक धावक बनने के लिए इसे स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया में तोड़े बिना इसे लागू करना बहुत मुश्किल साबित होने वाला है। तो लेखक यह जो करने जा रहे हैं, वह इस विश्वास को उसके सबसे छोटे निष्क्रिय भावों में तोड़ देगा और फिर आपको प्रत्येक भाग को एक प्रमुख विश्वास के रूप में इंटीग्रेट करने की योजना देगा। मैं लगातार विजेता क्यों हूं? मैं कंसिस्टेंट विनर हूं क्योंकि नंबर 1, मैं वस्तुनिष्ठ रूप से अपने किनारों की पहचान करता हूं। नंबर 2, मैं प्रत्येक ट्रेड के जोखिम को पूर्व निर्धारित करता हूं। नंबर 3, मैं पूरी तरह से जोखिम को स्वीकार करता हूं या मैं ट्रेड को छोड़ने के लिए तैयार हूं। नंबर 4, मैं बिना किसी हिचकिचाहट के अपने किनारों पर कार्य करता हूं। नंबर 5, मैं खुद भुगतान करता हूं क्योंकि मार्केट मुझे पैसा उपलब्ध कराता है। नंबर 6, मैं गलतियां करने के लिए अपनी संवेदनशीलता की लगातार निगरानी करता हूं। और नंबर 7, मैं निरंतर सफलता के लिए सिद्धांतों की परम आवश्यकता को समझता हूं और इसलिए मैं उनका कभी उल्लंघन नहीं करता। ये मान्यताएं संगति के साथ सिद्धांत हैं। कार्यात्मक स्तर पर उन सिद्धांतों को
अपनी मानसिक प्रणाली में इंटीग्रेट करने के लिए आवश्यक है कि आप जानबूझकर उन अनुभवों की एक सीरीज बनाएं जो उनके अनुरूप हो। कंसिस्टेंसी का पहला सिद्धांत यह विश्वास है कि मैं वस्तुनिष्ठ रूप से अपने किनारों की पहचान करता हूं, यानी मैं ऑब्जेक्टिव रूप से अपने एज की पहचान करता हूं। यहां मुख्य शब्द ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव होने का मतलब है कि किसी भी मार्केट की जानकारी को दर्दनाक या उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण से डिफाइन करने, व्याख्या करने और समझने की कोई क्षमता नहीं है। वस्तुनिष्ठ होने का तरीका उन बिलीफ से बाहर निकलना है जो आपकी अपेक्षाओं को तटस्थ रखते हैं और हमेशा अज्ञात शक्तियों को ध्यान में रखते हैं। याद रखें, आपको अपने दिमाग को विशेष रूप से उद्देश्यपूर्ण होने और नाउ मूवमेंट अपॉर्चुनिटी फ्लो में केंद्रित रखने के लिए प्रशिक्षित करना होगा। इस तरह से सोचने के लिए हमारे दिमाग स्वाभाविक रूप से ट्रेंड नहीं है। इसलिए एक ऑब्जेक्टिव पर्यवेक्षक होने के लिए आपको मार्केट के दृष्टिकोण से सोचना सीखना होगा। मार्केट के नजरिए से वैल्यू मोमेंट पर कार्रवाई करने के लिए हमेशा अज्ञात ताकतें इंतजार कर रही है। इसलिए मार्केट के दृष्टिकोण से एवरी मोमेंट वास्तव में यूनिक है, भले ही वह क्षण ठीक उसी तरह दिख, ध्वनि या महसूस हो सकता है जैसे आपके मेमोरी बैंक में किसी क्षण लॉगिन किया गया हो। जिस पल आप या तो निर्णय लेते हैं या मान लेते हैं कि आपको पता है कि आगे क्या होने वाला है, आप स्वतः ही सही होने की अपेक्षा करेंगे। हालांकि आप जो जानते हैं, कम से कम सोच के तर्कसंगत लेवल पर केवल आपके यूनिक अतीत को ध्यान में रखा जा सकता है, जिसका मार्केट के दृष्टिकोण से वास्तव में क्या हो रहा है इसका कोई संबंध नहीं हो सकता है। उस समय कोई भी मार्केट जानकारी जो आपकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, उसे डिफाइन और दर्दनाक रूप से उसकी व्याख्या करने की क्षमता है। दर्द का अनुभव करने से बचने के लिए आपका दिमाग सचेत और अवचेतन दर्द निवारक तंत्र दोनों के साथ ऑटोमेटिक रूप से क्षतिपूर्ति करेगा, जो आप उम्मीद करते हैं कि मार्केट की पेशकश के बीच किसी भी अंतर के लिए। आप जो अनुभव करेंगे उसे आमतौर पर भ्रम के रूप में जाना जाता है। भ्रम की स्थिति में आप न तो उद्देश्यपूर्ण हैं और न ही नाउ मोमेंट के अपॉर्चुनिटी फ्लो से जुड़े हैं। इसके बजाय आप अभी टिपिकल ट्रेडिंग एरर के लिए अति संवेदनशील हो जाते हैं और झिझकते हुए, जंपिंग करते हुए अपने रिस्क को प्री डिफाइन नहीं करते। आप तो अपने रिस्क को इस तरह से डिफाइन करते हैं जिसमें आप लॉस को एक्सेप्ट ही नहीं करते, जिससे एक जीतने वाले ट्रेड को भी आप एक बड़े हारे हुए ट्रेड में बदल लेते हैं। जो एक विनिंग ट्रेड से प्रॉफिट न उठाते हुए इसे लॉस में बदलना, स्टॉप क्लोजर को अपनी एंट्री पॉइंट के करीब ले जाना, ट्रेडिंग बंद करना और मार्केट ट्रेड को अपने पक्ष में होने का इंतजार करते हुए देखते रहना इसके लक्षण है। मार्केट के बारे में 5 फंडामेंटल ट्रुथ आपकी अपेक्षाओं को स्टेबल रखेंगे, आपके दिमाग को अपने पास्ट से प्रेजेंट को अलग करके नाउ मोमेंट फ्लो में फोकस करेंगे और ट्रेडिंग एरर को करने की आपकी क्षमता को समाप्त कर देंगे। जब आप ट्रेडिंग गलतियां करना बंद कर देते हैं तो आप खुद पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे आपका सेल्फ ट्रस्ट बढ़ेगा, वैसे वैसे आपके आत्मविश्वास की भावना भी बढ़ेगी। आपका आत्मविश्वास जितना अधिक होगा, आपके ट्रेडों को एग्जीक्यूट करना उतना ही आसान होगा। ये 5 फंडामेंटल ट्रूथ आप में एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड को डेवलप करेंगे जिसमें आप वास्तव में ट्रेड के रिस्क को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। जब आप वास्तव में रिस्क को एक्सेप्ट करते हैं तो आप किसी भी आउटकम के पीस में रहेंगे। जब आप किसी भी आउटकम को सहजता से एक्सेप्ट करते हैं तो आप केयर फ्री, ऑब्जेक्टिव स्टेट ऑफ माइंड की स्थिति का अनुभव करेंगे, जहां आप किसी भी नाउ मोमेंट पर मार्केट जो कुछ भी आपको अपने पर्सपेक्टिव से प्रेजेंट कर रही है उस पर विचार करने और कार्य करने के लिए आप खुद को प्रेजेंट रखते हैं। आपका पहला ऑब्जेक्टिव अपने आप को इस एक डोमिनेंट बिलीफ के रूप में इंटीग्रेट करना है कि मैं निष्पक्ष रूप से अपने एज की पहचान करता हूं। लेकिन अब चुनौती यह है कि आप वहां कैसे पहुंचे। आप अपने आप को एक ऐसे व्यक्ति में कैसे बदलेंगे जो कंसिस्टेंट मार्केट के
पर्सपेक्टिव में सोच सकता है। यह ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस आपके डिजायर और आपके डिजायर की वस्तु पर रीफोकस करने की इच्छा से शुरू होती है। और आप यह तो जानते हैं कि इच्छा शक्ति यानी डिजायर एक पावर है। इसका किसी भी चीज से मेल खाना या सहमत होना कोई जरूरी नहीं है, जिसे आप वर्तमान में ट्रेड के नेचर के बारे में सच मानते हैं। एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव पर पूरी तरह से फोकस्ड क्लियर डिजायर एक बहुत ही पावरफुल टूल है। आप अपनी इच्छा के बल का उपयोग अपनी पहचान के लिए एक बिल्कुल नया वर्जन या डायमेंशन बनाने के लिए कर सकते हैं। फिर चाहे आप दो या दो से अधिक परस्पर विरोधी धारणाओं के बीच पावर को शिफ्ट करना या अपनी यादों के संदर्भ में नकारात्मक से सकारात्मक में बदलें। डगलस को पूरा यकीन है कि आप अपना मन बना लें कहावत से अवश्य परिचित होंगे, जिसका अर्थ यह है कि हम वास्तव में इतनी स्पष्टता और दृढ़ विश्वास के साथ यह तय करते हैं कि हम क्या चाहते हैं। यदि हमारे संकल्प के पीछे पर्याप्त पावर है, तो हम अपने मेंटल स्ट्रक्चर में लगभग तुरंत ही एक बड़े बदलाव का अनुभव करेंगे। हमारे इंटरनल कन्फ्लिक्ट को इनेक्टिव करना समय का फंक्शन नहीं है, यह तो एक फंक्शन फोकस्ड डिजायर है। वहां पहुंचने के लिए आपको जितना संभव हो उतना दृढ़ विश्वास और स्पष्टता के साथ अपना मन बनाना चाहिए कि किसी भी चीज से अधिक आप अपने ट्रेड से स्थिरता चाहते हैं। यह आवश्यक है क्योंकि यदि आप अधिकांश ट्रेडर की तरह हैं, तो आप बहुत ही दुर्जय कन्फ्लिक्ट फोर्स के खिलाफ होने जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप उत्साह से ऊपर उठने के लिए, अपने परिवार और दोस्तों को प्रभावित करने के लिए, एक हीरो बनने के लिए, रैंडम रिवार्ड की लत को पूरा करने के लिए या फिर अपनी भविष्यवाणियों के बारे में सही होने के लिए ट्रेड कर रहे हैं, तो आप पाएंगे कि इन अन्य प्रेरणाओं का बल न केवल एक बाधा के रूप में कार्य करेगा, बल्कि आपको ट्रेडिंग एक्सरसाइज करने में बहुत मुश्किल देने वाला साबित होने वाला है। और यह इतना मुश्किल हो सकता है कि आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज न करें। जब तक आप इसे बदलना नहीं चाहते, तब तक इन दोनों धारणाओं के बीच पावर का इम्बैलेंस ठीक वैसा ही रहेगा जैसा कि किसी भी आम ट्रेडर के पूरे जीवन में रहता है। इस ट्रांसफर प्रोसेस को शुरू करने के लिए आपको इतनी अधिक निरंतरता चाहनी होगी कि आप ट्रेड के किसी अन्य सभी कारणों, प्रेरणाओं या एजेंडे को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं, जो कि स्थिरता बनाने वाले बिलीफ को इंटीग्रेट करने की प्रोसेस के अनुरूप नहीं है। यदि आप इस प्रक्रिया को अपने लिए कारगर बनाने जा रहे हैं, तो एक स्पष्ट तीव्र इच्छा पर परम शर्त है। यहाँ डगलस आपके लिए एक एक्सरसाइज बता रहे हैं, जो है एक कैसीनो की तरह ट्रेड और बढ़त सीखना। इस एक्सरसाइज का उद्देश्य अपने आप को यह विश्वास दिलाना है कि ट्रेडिंग केवल संभावनाओं यानी संख्याओं का एक सरल खेल है, जो स्लॉट मशीन के हैंडल को खींचने से बहुत ज्यादा अलग नहीं है। माइक्रो लेवल पर अलग अलग एज के रिजल्ट्स केवल स्वतंत्र घटनाएं हैं जो एक दूसरे के संबंध में रैंडम है। मैक्रो लेवल पर ट्रेडों की एक सीरीज के आउटकम कंसिस्टेंट रिजल्ट देंगे। यहाँ प्रोबेबिलिटीज पर्सपेक्टिव का मतलब है कि आप एक स्लॉट मशीन खेलने वाले व्यक्ति होने के बजाय एक ट्रेडर के रूप में आप कैसीनो हो सकते हैं। यदि नंबर 1, आपके पास एक बढ़त है जो वास्तव में आपके पक्ष में सफलता की संभावना रखती है। नंबर 2, आप उचित तरीके से ट्रेड करने के बारे में सोच सकते हैं। तथा नंबर 3, आप ट्रेडों की एक सीरीज में वह सब कुछ कर सकते हैं जो आपको करने की आवश्यकता है। फिर कैसीनो की तरह आप खेल के मालिक होंगे और एक कंसिस्टेंट विनर होंगे। एक्सरसाइज की शुरुआत करें। एक मार्केट चुनें। ट्रेड के लिए एक एक्टिव कारोबार किया गया स्टॉक या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यानी वायदा अनुबंध चुनें। यहाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह क्या है, जब तक यह लिक्विड है और आप प्रति ट्रेड कम से कम 300 शेयरों या 3 वायदा अनुबंधों के ट्रेड के लिए मार्जिन आवश्यकताओं को अफोर्ड कर सकते हैं। मार्केट वेरिएबल का एक सेट चुनें जो एक एज को डिफाइन करता है। यह कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम हो सकता है जो आप चाहते हैं। आपके द्वारा चुना गया ट्रेडिंग सिस्टम या मेथडोलॉजी मैथमेटिकल, मैकेनिकल या विजुअल
जो प्राइस चार्ट में पैटर्न के आधार पर हो सकती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पर्सनली लेवल पर सिस्टम को डिजाइन करते हैं या इसे किसी और से खरीदते हैं। न ही आपको सबसे अच्छा या सही सिस्टम खोजने या विकसित करने की कोशिश में लंबा समय लेने या बहुत चुस्त होने की आवश्यकता है। यह एक्सरसाइज सिस्टम डेवलपमेंट के बारे में नहीं है और न ही यह आपकी एनालिटिक एबिलिटी की परीक्षा है। आपके द्वारा चुने गए वेरिएबल्स को अधिकांश ट्रेडर्स के स्टैंडर्ड के अनुसार औसत दर्जे का भी माना जा सकता है, क्योंकि इस एक्सरसाइज को करने से आप जो सीखने जा रहे हैं वह इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि आप वास्तव में इससे पैसा कमाते हैं या नहीं। यदि आप इस एक्सरसाइज को एक एजुकेशन एक्सपेंस मानते हैं, तो यह उस टाइम और एफर्ट्स में कटौती करेगा जो आप अदरवाइज सबसे प्रॉफिटेबल एज को खोजने की कोशिश में खर्च कर सकते हैं। डगलस इस बारे में कोई विशेष अनुसंधान नहीं करने जा रहे हैं कि आपको किस सिस्टम या वेरिएबल का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि उनका मानना है कि इस बुक को पढ़ने वाले अधिकांश लोग पहले से ही टेक्निकल एनालिसिस में अच्छी तरह से ट्रेंड हैं। यदि आपको किसी भी तरह की अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है, तो इस सब्जेक्ट पर सैकड़ों बुक्स उपलब्ध हैं और साथ ही सिस्टम सेलर भी हैं जो आपको अपने विचार बेचने के इच्छुक हैं। और अगर आपने इसे स्वयं करने का एक वास्तविक प्रयास किया है लेकिन फिर भी सिस्टम चुनने में समस्या आ रही है, तो आप markdouglas.com या tradinginthezone.com पर संपर्क कर सकते हैं, जहां आपके लिए कुछ सिफारिशें की गई है। आप जिस भी सिस्टम का उपयोग करना चुनते हैं, उन्हें निम्नलिखित विशेषताओं के अंदर फिट होना चाहिए। नंबर 1, ट्रेड एंट्री। आपके एज को डिफाइन करने के लिए आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले वेरिएबल बिल्कुल सटीक होने चाहिए। सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए कि आपको इस बारे में कोई सब्जेक्टिव निर्णय या जजमेंट लेने की आवश्यकता न हो कि इसमें आपकी बढ़त मौजूद है या नहीं। यदि मार्केट इस तरह से अलाइंड है जो आपके सिस्टम के रिजिड यानी कठोर वेरिएबल के अनुरूप है, तो आपके पास एक ट्रेड है। यदि यह नहीं है, तो आपके पास कोई ट्रेड भी नहीं है। पीरियड्स यानी अवधि के अलावा कोई अन्य बाहरी या रैंडम फैक्टर इस इक्वेशन में एंट्री नहीं कर सकता है। नंबर 2, स्टॉप लॉस एग्जिट। काम न करने वाले ट्रेड से बाहर निकलने के लिए भी यही शर्त लागू होती है। आपकी मेथडोलॉजी को आपको यह बताना होता है कि ट्रेड काम करने जा रहा है या नहीं, और यह पता लगाने के लिए आपको कितना रिस्क उठाने की आवश्यकता है। हमेशा एक ऑप्टिमम पॉइंट यानी एक इष्टतम बिंदु होता है जिस पर किसी ट्रेड के काम न करने की संभावना इतनी कम हो जाती है कि विशेष रूप से प्रॉफिट के संबंध में कि आप अपना नुकसान उठाने और अगले एज पर कार्य करने के लिए अपने दिमाग को स्पष्ट करना बेहतर समझते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर को यह निर्धारित करने दें कि यह इष्टतम बिंदु कहाँ है। किसी भी मामले में आप जो भी सिस्टम चुनते हैं उसे बिल्कुल सटीक होना चाहिए, जिसमें किसी सब्जेक्टिव निर्णय लेने की आवश्यकता न हो। फिर से कोई भी बाहरी या रैंडम वेरिएबल इक्वेशन में प्रवेश नहीं कर सकता है। नंबर 3, समय सीमा। आपकी ट्रेडिंग मेथडोलॉजी किसी भी समय सीमा में हो सकती है जो आपको उपयुक्त बनाती है, लेकिन आपके सभी एंट्री और एग्जिट सिग्नल को एक ही समय सीमा में ब्लिंक होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप 30 मिनट के बार चार्ट पर एक विशेष सपोर्ट और रेजिस्टेंस पैटर्न की पहचान करने वाले वेरिएबल का उपयोग करते हैं, तो आपके रिस्क और प्रॉफिट के उद्देश्य की गणना भी 30 मिनट की समय सीमा में निर्धारित की जानी चाहिए। हालांकि एक समय सीमा में ट्रेडिंग आपको अन्य समय सीमा को फिल्टर के रूप में उपयोग करने से नहीं रोकता है। उदाहरण के लिए, आपके पास एक फिल्टर के रूप में एक नियम हो सकता है जो बताता है कि आप केवल उन ट्रेडों को लेने जा रहे हैं जो मेजर ट्रेड की दिशा में है, जो एक पुराना ट्रेडिंग एक्सियम यानी स्वयं सिद्ध ट्रेड मित्र है। इसका मतलब है कि जब आप मेजर ट्रेंड की दिशा में ट्रेड करते हैं, तो आपके पास सफलता की संभावना अधिक होती है। वास्तव में सबसे कम रिस्क वाला ट्रेड सक्सेस की हायर प्रोबेबिलिटीज के साथ तब होता है जब आप एक अप ट्रेडिंग मार्केट में डिप्स खरीद रहे हो या डाउन ट्रेडिंग मार्केट में रैलीज बेच रहे हो। यह नियम कैसे काम करता है, यह समझने के लिए
मान लें कि आपने 30 मिनट के टाइम फ्रेम में स्पोर्ट्स और रेजिस्टेंस पैटर्न की पहचान करने का एक सटीक तरीका चुना है। नियम यह है कि आप मेजर ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करने जा रहे हैं। एक ट्रेंडिंग मार्केट को एक अप ट्रेडिंग मार्केट के लिए हायर हाई और हायर लो की एक सीरीज के रूप में डिफाइन किया जाता है और एक डाउन ट्रेडिंग मार्केट के लिए लोअर हाई और लोअर लो की एक सीरीज के रूप में डिफाइन किया जाता है। टाइम फ्रेम जितना लंबा होगा, ट्रेंड उतना ही अधिक महत्वपूर्ण होगा। तभी डेली बार चार्ट पर एक ट्रेडिंग मार्केट 30 मिनट के बार चार्ट से ट्रेडिंग मार्केट की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए डेली बार चार्ट पर रुझान 30 मिनट के बाद ट्रेड पर चार्ट से अधिक होगा और इसे प्रमुख ट्रेंड माना जाएगा। मेजर ट्रेंड की दिशा निर्धारित करने के लिए देखें कि डेली बार चार्ट पर क्या हो रहा है। यदि ट्रेंड डेली ऊपर है तो आप केवल 30 मिनट के चार्ट पर सपोर्ट्स के रूप में आपकी बढ़त को डिफाइन करने के लिए बेचने या रिट्रेसमेंट की तलाश करने जा रहे हैं और वहीं से आप खरीदार बन जाएंगे। दूसरी ओर, यदि ट्रेंड डेली नीचे है तो आप केवल 30 मिनट के चार्ट पर सेलर होने के लिए एक रेजिस्टेंस लेवल के रूप में डिफाइन करने के लिए एक रैली की तलाश करने जा रहे हैं। तब आपका उद्देश्य एक डाउन ट्रेडिंग मार्केट में यह निर्धारित करना है कि यह इंट्राडे आधार पर कितनी दूर तक रैली कर सकता है और फिर भी यह लंबी ट्रेड की समरूपता का उल्लंघन नहीं करता है। एक अप ट्रेडिंग मार्केट में आपका ऑब्जेक्टिव वह निर्धारित करना होता है कि लंबी ट्रेंड की समरूपता का उल्लंघन किए बिना यह इंट्राडे आधार पर कितनी दूर तक बिक सकता है। इन इंट्राडे सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस पावर के साथ आमतौर पर बहुत कम रिस्क जुड़ा होता है, क्योंकि आपको यह बताने के लिए मार्केट को उनसे बहुत आगे जाने की आवश्यकता नहीं है कि ट्रेड काम नहीं कर रहा है। नंबर 4, प्रॉफिट उठाना। मानो या न मानो, सभी स्किल्स में से इस एक को तो कंसिस्टेंटली सक्सेस होने के लिए हर ट्रेडर को ही नहीं बल्कि सभी को सीखने की आवश्यकता है। लाभ लेना सीखने में मास्टरी करना शायद सबसे कठिन है। इसमें कई पर्सनल, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड साइकोलॉजिकल फैक्टर और साथ ही साथ किसी के मार्केट एनालिसिस की इफेक्टिवनेस इक्वेशन में एंटर करती है। अनफॉर्चुनेटली इस कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स को सुलझाना इस बुक के दायरे से परे है। डगलस ऐसा इसलिए कहते हैं ताकि आप में से जो लॉस के लिए खुद को पीटने के इच्छुक हों वे आराम कर सकें और खुद को आराम दे सकें। दूसरे सभी स्किल्स सीखने के बाद भी आपको इस एक को समझने में बहुत लंबा समय लग सकता है, लेकिन निराश न हो। प्रॉफिटेबल सिस्टम डेवलप करने का एक तरीका है जो कम से कम कंसिस्टेंसी के 5वें सिद्धांत के उद्देश्य को पूरा करता है, जो है कि मैं खुद को भुगतान करता हूं क्योंकि मार्केट मुझे पैसा उपलब्ध कराता है। यदि आप अपने आप में एक विश्वास करने जा रहे हैं कि आप एक कंसिस्टेंट विनर हैं, तो आपको उस विश्वास के अनुरूप अपने अनुभव बनाने होंगे, क्योंकि विश्वास का उद्देश्य कंसिस्टेंट विनिंग है। आप एक जीतने वाले ट्रेड में लाभ कैसे लेते हैं, यह सर्वोपरि है। यह अभ्यास का एकमात्र हिस्सा है जिसमें आप जो कुछ भी करते हैं उसके बारे में आपके पास कुछ हद तक विवेक होगा। इसका अर्थ यह है कि एक जीतने वाले ट्रेड में आप कभी नहीं जानते कि मार्केट आपकी दिशा से कितनी दूर जा रहा है। मार्केट शायद ही कभी सीधे ऊपर या सीधे नीचे जाती है। आमतौर पर मार्केट ऊपर जाते हैं और फिर ऊपर की ओर बढ़ने के कुछ हिस्से को वापस लेते हैं, या नीचे जाए और फिर नीचे की ओर की चाल के कुछ हिस्से को फिर से ट्रेस करें। ये प्रोपोर्शनल रिसाइकलिंग एक विनिंग ट्रेड में बने रहना बहुत कठिन बना सकती है। सामान्य रिट्रेसमेंट के बीच अंतर करने के लिए आपको एक एक्सट्रीमली सोफिस्टिकेटेड और ऑब्जेक्टिव एनालिस्ट होना होगा। जब मार्केट में आपके ट्रेड की मूल दिशा में आगे बढ़ने की क्षमता हो और एक रिट्रेसमेंट नॉर्मल न हो, तब यह आपके ट्रेड की मूल दिशा में आगे बढ़ने की गति को भी बहुत कम कर देता है। यदि आप यह नहीं जानते कि मार्केट आपकी दिशा में कितनी दूर जाने वाला है, तो आप कब और कैसे प्रॉफिट ले सकते हैं? सवाल यह है कि मार्केट को पढ़ने और इसे रोकने के लिए सबसे संभावित स्थलों को चुनने की आपकी क्षमता पर कार्य कब होगा।
इसे निष्पक्ष रूप से करने की क्षमता के अभाव में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्रवाई का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी स्थिति को तिहाई या तिमाहियों में विभाजित करें और स्थिति को मापें, क्योंकि अभी मार्केट आपके पक्ष में चल रहा है। यदि आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ट्रेड के लिए आपकी न्यूनतम स्थिति कम से कम 3 या 4 कॉन्ट्रैक्ट तो है, और शेयरों के लिए न्यूनतम स्थिति शेयरों की कोई भी संख्या है जो 3 या 4 से डिविजिबल है। जब डगलस ने पहली बार ट्रेड करना शुरू किया, खासकर पहले 3 वर्षों यानी 1979 से 1981 के दौरान, तब उन्होंने अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी के रिजल्ट्स का अच्छी तरह से और नियमित रूप से एनालिसिस किया। इससे उन्होंने जो कुछ खोजा उनमें से एक यह था कि वे शायद ही कभी किसी लॉस के लिए एक ट्रेड से बाहर निकले बिना मार्केट के पहले उनकी डायरेक्शन में कम से कम एक छोटा सा रास्ता हर समय उपलब्ध था। औसतन हर 10 ट्रेडों में से केवल एक तत्काल लॉस वाला था जो उनकी डायरेक्शन में कभी नहीं गया, लेकिन अन्य 25 से 30% ट्रेडों में से जो अंततः हारे हुए थे, मार्केट आमतौर पर उन्हें रिवाइज्ड और रोकने से पहले 3 या 4 टीआईसी द्वारा उनके डायरेक्शन में चला गया। उन्होंने कैलकुलेशन की कि अगर उन्हें हर बार मार्केट द्वारा वे 3 या 4 टिक्स देने पर अपनी मूल स्थिति का कम से कम 1/3 लेने की आदत पड़ जाती है, तो वर्ष के अंत में एक्यूमुलेटेड विनिंग उनके खर्चों का भुगतान करने के डायरेक्शन में एक लंबा रास्ता तय करेगी। और यहाँ डगलस सही थे। आज तक जब भी मार्केट उन्हें लेने के लिए कुछ देता है, वे हमेशा बिना किसी हिचकिचाहट के जीतने की स्थिति के एक हिस्से को हटा लेते हैं। यह कितना हो सकता है, यह मार्केट पर निर्भर करता है। यह प्रत्येक मामले में एक अलग राशि होगी। उदाहरण के लिए, ट्रेजरी बॉन्ड्स फ्यूचर्स में जब उन्हें 4 टिक मिलते हैं तो वे अपनी पोजीशन का 1/3 हटा लेते हैं। S&P फ्यूचर में वे 1.5 से 2 पूर्ण अंकों के लाभ के लिए 1/3 की छूट लेते हैं। एक बॉन्ड ट्रेड में वे आमतौर पर यह पता लगाने के लिए 6 से अधिक टीआईसी का रिस्क नहीं उठाते कि क्या ट्रेड काम करने वाला है। एक उदाहरण के रूप में 3 फ्यूचर ट्रेड का उपयोग करना यह कैसे काम करता है। यदि वे किसी स्थिति में आते हैं और मार्केट तुरंत उनके खिलाफ जाती है, तो उन्हें कम से कम 4 टीआईसी दिए बिना उन्हें 18 टिक लॉस के लिए ट्रेड से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन जैसा कि उन्होंने संकेत दिया है, ऐसा अक्सर नहीं होता है। अधिकांश संभावना यह है कि नुकसान होने से पहले ट्रेड कुछ छोटी राशि से उनके पक्ष में जाता है। यदि यह उनके पक्ष में कम से कम 4 टिक्स में जाता है, तो वे उन 4 टिक्स को एक कॉन्ट्रैक्ट पर लेते हैं। उन्होंने जो किया है वह अन्य 2 कॉन्ट्रैक्ट पर उनके टोटल रिस्क को 10 टीआईसी से कम कर देता है। अगर मार्केट उन्हें पिछले 2 कॉन्ट्रैक्ट से रोकता है तो ट्रेड पर शुद्ध नुकसान केवल 8 टीआईसी होता है। अगर वे पिछले 2 कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं रुके और मार्केट उनकी डायरेक्शन में आगे बढ़ता है, तो वे किसी पूर्व निर्धारित लाभ उद्देश्य पर स्थिति के अगले तीसरे हिस्से को बंद कर देते हैं। यह कुछ लॉन्ग टाइम फ्रेम सपोर्ट और रेजिस्टेंस या इससे महत्वपूर्ण हाई या लो के परीक्षण पर आधारित है। जब वे दूसरे क्वार्टर पर प्रॉफिट लेते हैं तो वे स्टॉप लॉस को अपनी ओरिजिनल एंट्री पॉइंट पर भी ले जाते हैं। अब उनके पास ट्रेड पर नेट प्रॉफिट है, भले ही पोजीशन के अंतिम तीसरे हिस्से में कुछ भी हो। दूसरे शब्दों में, उनके पास अब रिस्क फ्री अपॉर्चुनिटी है। जब आप ऐसी कंडीशन डेवलप करते हैं जिसमें रिस्क फ्री अपॉर्चुनिटी हो, तब तक खोने का कोई रास्ता नहीं है, जब तक कि कुछ बहुत ही असामान्य न घटित हो जाए। यदि सामान्य स्थितियों में खोने का कोई रास्ता नहीं है, तो आपको यह अनुभव होता है कि आराम से केयर फ्री स्टेट ऑफ माइंड के साथ ट्रेड में वास्तव में कैसा महसूस होता है। इस पॉइंट को स्पष्ट करने के लिए कल्पना कीजिए कि आप एक विनिंग ट्रेड में हैं और मार्केट ने आपकी डायरेक्शन में काफी महत्वपूर्ण कदम उठाया है, लेकिन आपने इससे कोई प्रॉफिट नहीं लिया क्योंकि आपको लगा कि यह और भी आगे जा रहा है। हालांकि आगे बढ़ने के बजाय मार्केट आपके ओरिजिनल स्टार्टिंग पॉइंट पर या उससे बहुत करीब तक ट्रेड करता है। आप घबरा जाते हैं और आप ट्रेड से बाहर निकल जाते हैं क्योंकि आप नहीं चाहते कि एक बार जीतने वाला ट्रेड हारे हुए में बदल जाए। लेकिन जैसे ही आप बाहर होते हैं,
मार्केट ठीक उसी तरह वापस आ जाता है जो एक विनिंग ट्रेड होता है। यदि आपने खुद को रिस्क फ्री अपॉर्चुनिटी की स्थिति में रखते हुए स्केलिंग करके कुछ मुनाफे में बंद कर दिया था, तो इस बात की बहुत कम संभावना है कि आप उस मामले के लिए किसी तनाव या चिंता से घबरा गए होंगे या महसूस करेंगे। डगलस के पास अभी भी उनकी स्थिति का 1/3 शेष है। लेकिन अब क्या हो सकता है? वे मार्केट के रुकने की सबसे संभावित जगह की तलाश में अभी भी हैं। यह आमतौर पर लंबी समय सीमा में एक महत्वपूर्ण हाई या लो होता है। वे अपने ऑर्डर के ठीक ऊपर या ठीक नीचे होते हैं, क्योंकि उन्हें ट्रेड के आखिरी टिक को निचोड़ने की परवाह नहीं है। उन्होंने वर्षों से पाया है कि ऐसा करने की कोशिश करना इसके लायक नहीं है। एक अन्य कारक जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, वह है आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशो। रिस्क टू रिवार्ड रेशो पैसे की वैल्यू है कि आपको लाभ क्षमता के रिलेवेंट कितना रिस्क उठाना है। आदर्श रूप से आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशो कम से कम 3:1 होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि आप प्रत्येक 3 रुपए की लाभ क्षमता के लिए केवल 1 रुपए का रिस्क उठा रहे हैं। यदि आपकी बढ़त और जिस तरह से आप अपने ट्रेडों से बाहर निकालते हैं आपको 3:1 रिस्क टू रिवार्ड रेशो देते हैं, तो आपका जीतने वाला ट्रेड 50% से कम हो सकता है और आप अभी भी लगातार पैसा कमाएंगे। एक 3:1 रिस्क टू रिवार्ड रेशो आदर्श है। हालांकि इस अभ्यास के प्रयोजनों के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह क्या है, और न ही इससे कोई फर्क पड़ता है कि आप इसे कितना प्रभावी ढंग से करते हैं। जब मार्केट में पैसा उपलब्ध हो तो उचित लाभ स्तरों पर खुद को भुगतान करने के लिए जितना हो सके उतना अच्छा करें। एक ट्रेड का हर हिस्सा जिसे आप एक विजेता के रूप में लेते हैं आपके विश्वास में योगदान देगा कि आप एक निरंतर विजेता हैं। सभी संख्याएं अंततः बेहतर अलाइनमेंट में आ जाएंगी, क्योंकि आपके लगातार बने रहने की क्षमता में आपका विश्वास मजबूत हो जाता है। नंबर 5, ट्रेडिंग इन सैंपल साइज। सबसे हालिया ट्रेड के रिजल्टों पर टिपिकल व्यापारी व्यवहारिक रूप से रहता है या भावनात्मक रूप से स्टॉप हो जाता है। अगर वह विजेता होता तो वह खुशी खुशी अगले ट्रेड में जाता। अगर ऐसा नहीं होता तो वह अपनी बढ़त की कार्य व्यवहार्यता पर सवाल उठाना शुरू कर देता। यह पता लगाने के लिए कि कौन से वेरिएबल काम करते हैं, वे कितनी अच्छी तरह से काम करते हैं और क्या काम नहीं करते हैं, हमें एक व्यवस्थित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। एक ऐसा जो किसी भी रैंडम वेरिएबल को ध्यान में नहीं रखता है। इसका मतलब यह है कि हमें विशिष्ट ट्रेडर के लिमिटेड ट्रेड बाय ट्रेड रिस्पेक्टिव से सफलता या विफलता की अपनी परिभाषा को 20 ट्रेडों या उससे अधिक के सैंपल साइज तक विस्तारित करना होगा। आपके द्वारा तय की गई कोई भी बढ़त कुछ सीमित संख्या में मार्केट वेरिएबल या उन वेरिएबल्स के बीच संबंधों पर आधारित होगी जो मार्केट की क्षमता को ऊपर या नीचे ले जाने की क्षमता को नापते हैं। मार्केट के दृष्टिकोण से प्रत्येक व्यापारी जिसके पास ट्रेड करने या बंद करने की क्षमता है वह वैल्यू मूवमेंट पर एक फोर्स के रूप में कार्य कर सकता है, और इसलिए वह एक मार्केट वेरिएबल है। कोई भी बढ़त या तकनीकी प्रणाली प्रत्येक व्यापारी और किसी ट्रेड को शुरू करने या बंद करने के उसके कारणों को ध्यान में नहीं रख सकती है। नतीजन मार्केट वेरिएबल का कोई भी सेट जो एज को डिफाइन करता है वह बहुत लिक्विड के स्नैपशॉट की तरह होता है, जो सभी संभावनाओं के केवल एक सीमित हिस्से को कैप्चर करता है। जब आप मार्केट में वेरिएबल के किसी भी सेट को लागू करते हैं तो वे लंबे समय तक बहुत ऊपर अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद आप पाएंगे कि उनकी प्रभावशीलता कम हो गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी प्रतिभागियों के बीच इंटरेक्शन की अंतर्निहित गतिशीलता बदल रही है। नए ट्रेडर मार्केट में अपने अनूठे विचारों के साथ आते हैं और अन्य ट्रेडर चले जाते हैं। धीरे धीरे ये परिवर्तन मार्केट की चाल की अंतर्निहित गतिशीलता को प्रभावित करते हैं। कोई भी स्नैपशॉट इन सूक्ष्म परिवर्तनों को ध्यान में नहीं रख सकता है। आप मार्केट के उतार चढ़ाव की अंतर्निहित गतिशीलता में उन सूक्ष्म परिवर्तनों की भरपाई कर सकते हैं और फिर भी सैंपल साइज में ट्रेड करके एक सुसंगत दृष्टिकोण बनाए रख सकते हैं। आपके सैंपल का साइज आपके वेरिएबल को निष्पक्ष
और पर्याप्त परीक्षण देने के लिए पर्याप्त बड़ा होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ इतना छोटा भी होना चाहिए कि यदि उनकी प्रभावशीलता कम हो जाए तो आप इसका पता लगा सकते हैं, इससे पहले कि आप एक अत्यधिक बड़ी राशि खो दें। डगलस ने पाया है कि कम से कम 20 ट्रेडों का एक सैंपल साइज उन दोनों आवश्यकताओं को पूरा करता है। नंबर 6, टेस्टिंग। एक बार जब आप इन विशिष्टताओं के अनुरूप वेरिएबल के एक सेट पर निर्णय लेते हैं, तो आपको यह देखने के लिए उनका परीक्षण करना होगा कि वे कितनी अच्छी तरह काम करते हैं। यदि आपके पास ऐसा करने के लिए उपयुक्त सॉफ्टवेयर है, तो आप शायद पहले से ही प्रक्रियाओं से परिचित हैं। यदि आपके पास टेस्टिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आप या तो अपने वेरिएबल्स का परीक्षण अग्रेसित कर सकते हैं या इसे आपके लिए करने के लिए एक परीक्षण सेवा हायर कर सकते हैं। यदि आपको किसी परीक्षण सेवा के लिए अनुशंसा की आवश्यकता है, तो इसके रेफरल के लिए markdouglas.com या tradingindazone.com पर संपर्क करें। किसी भी मामले में ध्यान रखें कि अभ्यास का उद्देश्य ट्रेड को एक वाहन के रूप में उपयोग करना सीखना है कि कैसे निष्पक्ष रूप से सोचना है। नंबर 7, रिस्क को स्वीकार करना। इस अभ्यास की एक आवश्यकता यह है कि आप पहले से ही जानते हैं कि आपके 20 ट्रेड के सैंपल साइज में एवरी ट्रेड पर आपका रिस्क क्या है। जैसा कि अब आप जानते हैं, रिस्क को जानना और रिस्क को एक्सेप्ट करना दो अलग अलग चीजें हैं। डगलस चाहते हैं कि आप इस अभ्यास में जो रिस्क उठा रहे हैं उसके रुपए की वैल्यू के साथ आप यथासंभव सहज रहें। चूंकि अभ्यास के लिए आवश्यक है कि आप 20 ट्रेड सैंपल साइज का उपयोग करें, संभावित रिस्क यह है कि आप सभी 20 ट्रेडों पर हार जाएंगे। जाहिर तौर पर यह सबसे खराब स्थिति होगी। यह एक घटना के रूप में होने की संभावना है, क्योंकि आप सभी 20 ट्रेडों पर जीतेंगे, जिसका अर्थ है कि आपकी बहुत संभावना नहीं है, फिर भी यह एक संभावना है। इसलिए आपको एक्सरसाइज को इस तरह से सेट करना चाहिए कि आप रिस्क को एक्सेप्ट कर सकें। उदाहरण के लिए, यदि आप S&P वायदा कारोबार कर रहे हैं, तो आपके एज की आवश्यकता हो सकती है कि आप यह पता लगाने के लिए प्रति अनुबंध 3 पूर्ण अंक रिस्क में डाल सकते हैं। चूंकि एक्सरसाइज के लिए आवश्यक है कि आप प्रति ट्रेड कम से कम 3 कॉन्ट्रैक्ट की ट्रेडिंग करें। यदि आप बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स का उपयोग करते हैं, तो प्रति ट्रेड रिस्क का कुल डॉलर मूल्य $2250 है। जोखिम का एक्यूमुलेटिव डॉलर प्राइस, यदि आप सभी 20 ट्रेडों में हार जाते हैं, तो $45,000 है। आप इस एक्सरसाइज पर $45,000 का रिस्क उठाने में सहज नहीं हो सकते हैं। यदि आप सहज नहीं हैं, तो आप S&P मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स ई मिनी की ट्रेडिंग करके रिस्क के डॉलर मूल्य को कम कर सकते हैं। वे बड़े अनुबंधों के मूल्य का 5वां हिस्सा है, इसलिए प्रति ट्रेड रिस्क का कुल डॉलर मूल्य 450 हो जाएगा और सभी 20 ट्रेडों के लिए संचित जोखिम $9,000 है। यदि आप स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप वही काम कर सकते हैं, बस प्रति ट्रेड शेयरों की संख्या को कम करते रहें जब तक कि आप एक ऐसे बिंदु पर न पहुंच जाएं जहां आप सभी 20 ट्रेडों के लिए कुल संचित जोखिम के साथ सहज हों। मैं नहीं चाहता कि आप अपने कंफर्ट जोन को संतुष्ट करने के लिए अपने स्थापित जोखिम मानदंडों को बदल दें। यदि आपके शोध के आधार पर आपने यह निर्धारित किया है कि S&P के 3 बिंदु जोखिम इष्टतम दूरी है, तो आपको मार्केट को अपने एज के खिलाफ ट्रेडिंग करने देना चाहिए, यह बताने के लिए कि यह स्थिति में रहने के लायक नहीं है। फिर इसे 3 अंक पर छोड़ दें। इस वेरिएबल को तभी बदलें जब टेक्निकल एनालिसिस के दृष्टिकोण से इसकी आवश्यकता हो। यदि आपने अपनी स्थिति के आकार को कम करने के लिए हर संभव प्रयास किया है और आप पाते हैं कि आप अभी भी 20 ट्रेडों पर खोने के संचित डॉलर मूल्य के साथ सहज नहीं है, तो डगलस का सुझाव है तो आप एक नकली ब्रोकरेज सेवा के साथ एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक नकली ब्रोकरेज सेवा के साथ भरने और ब्रोकरेज स्टेटमेंट सहित ट्रेडों को रखने और बंद करने की प्रक्रिया के बारे में सब कुछ वास्तविक ब्रोकरेज फर्म के समान ही है, सिवाय इसके कि ट्रेडों को वास्तव में मार्केट में प्रवेश नहीं किया जा सकता। परिणाम स्वरूप आपके पास वास्तव में कोई पैसा जोखिम में नहीं है। एक नकली ब्रोकरेज सेवा वास्तविक बाजार परिस्थितियों के तहत
वास्तविक समय में अभ्यास करने के लिए एक उत्कृष्ट उपकरण है। यह एक ट्रेडिंग सिस्टम के आगे परीक्षण के लिए एक उत्कृष्ट उपकरण भी है। अन्य हो सकते हैं, लेकिन इस प्रकृति की एकमात्र सेवा जिसे डगलस जानते हैं वह है auditrack.com, यानी AUDITRACK.com। नंबर 8, एक्सरसाइज करें। जब आपके पास वेरिएबल का एक सेट होता है तो आप जानते हैं कि प्रत्येक ट्रेड की लागत क्या है। यह पता लगाने के लिए कि क्या काम करने जा रहा है, आपके पास लाभ लेने की योजना है और आप जानते हैं कि आप एक के रूप में क्या उम्मीद कर सकते हैं। आपके सैंपल के साइज के लिए जीत हानि अनुमान, तो आप अभ्यास शुरू करने के लिए तैयार हैं। नियम सरल है। अपने सिस्टम में ठीक उसी तरह ट्रेड करें जैसे आपने इसे डिजाइन किया है। इसका मतलब है कि आपको अपने बढ़त के कम से कम अगले 20 घटनाओं के ट्रेडिंग के लिए खुद को प्रतिबद्ध करना होगा। न केवल अगले ट्रेड या अगले कुछ ट्रेड, बल्कि सभी 20, चाहे कुछ भी हो। आप किसी अन्य आउटर फैक्टर से विचलित, उपयोग या प्रभावित नहीं हो सकते हैं, या वे वेरिएबल बदल सकते हैं जो आपके किनारे को परिभाषित करते हैं, जब तक कि आप एक पूर्ण सैंपल साइज पूरा नहीं कर लेते। रिज्ड वेरिएबल के साथ अभ्यास की स्थापना करके, जो आपकी बढ़त, अपेक्षाकृत निश्चित बाधाओं और आपके सैंपल साइज में प्रत्येक ट्रेड को लेने की प्रतिबद्धता को परिभाषित करता है, आपने जो एक बनाया है, एक ऐसी ट्रेडिंग व्यवस्था है जो एक कैसीनो के संचालन की नकल करती है। कैसीनो एक ऐसी घटना पर लगातार पैसा क्यों कमाते हैं जिसका एक स्पष्ट रिजल्ट होता है? क्योंकि वे जानते हैं कि इवेंट्स की एक सीरीज में ओड्स उनके पक्ष में है। वे यह भी जानते हैं कि अनुकूल बाधाओं के लाभों का एहसास करने के लिए उन्हें एक आयोजन में भाग लेना होगा। वे इन सब्जेक्टिव घटनाओं में से प्रत्येक के रिजल्ट की अग्रिम भविष्यवाणी करने की कोशिश करके ताश की गड्डी के किसी हाथ, रूले व्हील के स्पिन या पासा फेंकने के रोल को चुनने की प्रक्रिया में संलग्न नहीं हो सकते हैं। यदि आप 5 मूलभूत सत्यों में विश्वास करते हैं और आप मानते हैं कि ट्रेडिंग केवल एक संभावना का खेल है, तो आप पाएंगे कि यह अभ्यास सहज और सरल होगा, क्योंकि आपके इच्छा के माध्यम से इसकी पालन करने की इच्छा है। क्योंकि प्रत्येक व्यापार को अपने सैंपल साइज में लेने की आपकी प्रतिबद्धता के साथ और व्यापार की संभाव्य प्रकृति में आपका विश्वासपूर्ण सद्भाव में होगा, जिसका नतीजा यह होगा कि कोई भय, प्रतिरोध या विचलित करने वाले विचार नहीं होंगे। बिना किसी झिझक के, जब आपको इसे करने की आवश्यकता हो, तो आपको ठीक वही करने से कौन रोक सकता है जो आपको करने की आवश्यकता है? कुछ भी तो नहीं। दूसरी ओर, यदि यह आपके साथ पहले से नहीं हुआ है, तो यह एक्सरसाइज संभावनाओं में निष्पक्ष रूप से सोचने की आपकी इच्छा और इस इच्छा के विरोध में आपके अंदर की सभी ताकतों के बीच एक आमने सामने टकराव पैदा करने वाला है। इस एक्सरसाइज को करने में आपको जितनी कठिनाई होगी, वह उस मात्रा के सीधे अनुपात में होगी जिस पर यह कन्फ्लिक्ट मौजूद है। यदि आप इस एक्सरसाइज को करने के अपने पहले 2 प्रयासों को लगभग असंभव पाते हैं, तो आश्चर्यचकित न हो। आपको इन संघर्षों को कैसे संभालना चाहिए, अपने आप की निगरानी करें और अपने उद्देश्य पर फिर से ध्यान केंद्रित करने के लिए आत्म अनुशासन की तकनीक का उपयोग करें। 5 फंडामेंटल ट्रूथ और निरंतरता के 7 सिद्धांतों को लिख लें और जब आप ट्रेडिंग कर रहे हों, तो उन्हें हर समय अपने सामने रखें। दृढ़ विश्वास के साथ उन्हें बार बार दोहराएं। हर बार जब आप नोटिस करते हैं कि आप सोच रहे हैं, कह रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं जो इन सत्यों या सिद्धांतों से असंगत हैं, तो संघर्ष को स्वीकार करें। परस्पर विरोधी ताकतों के अस्तित्व को नकारने की कोशिश न करें। वे केवल आपके मानस के हिस्से हैं जो सत्य के अपने संस्करणों के लिए बहस कर रहे हैं। जब ऐसा होता है, तो ठीक उसी पर ध्यान केंद्रित करें जिसे आप पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आपका उद्देश्य निष्पक्ष रूप से सोचना है, तो एसोसिएशन प्रक्रिया को बाधित करें। गलत होने, पैसा खोने, गुम होने और टेबल पर पैसे छोड़ने के अपने डर के माध्यम से कदम उठाएं। तब आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। जितना हो सके अपनी ट्रेडिंग व्यवस्था के नियमों का पालन करें।
5 फंडामेंटल ट्रूथ पर ध्यान केंद्रित करते हुए आपके नियमों के अनुसार ठीक वैसा ही करना अंततः ट्रेडिंग की वास्तविक प्रकृति के बारे में आपके सभी संघर्षों का समापन होगा। हर बार जब आप वास्तव में कुछ ऐसा करते हैं जो 5 मौलिक सत्यों में से एक की पुष्टि करता है, तो आप परस्पर विरोधी मान्यताओं से ऊर्जा खींच रहे होंगे और संभावनाओं में विश्वास और लगातार परिणाम उत्पन्न करने की आपकी क्षमता में ऊर्जा जोड़ रहे होंगे। आखिरकार आपकी नई मान्यताएं इतनी शक्तिशाली हो जाएंगी कि यह आपके उद्देश्यों के अनुरूप सोचने और कार्य करने के लिए आपकी ओर से कोई सचेत प्रयास नहीं करेगा। आपको निश्चित रूप से पता चल जाएगा कि संभावनाओं में सोचना आपकी पहचान का एक कार्यशील हिस्सा है। जब आप बिना किसी कठिनाई, प्रतिरोध या परस्पर विरोधी विचारों के कम से कम 20 या अधिक ट्रेडों के एक सैंपल साइज से गुजरने में सक्षम होंगे, जो आपको ठीक वही करने से विचलित करता है, तब और उसके बाद ही आप ट्रेडिंग के अधिक उन्नत व्यक्तिपरक या सहज चरणों में जाने के लिए तैयार होंगे। एक अंतिम नोट, बिना किसी विचलित करने वाले विचारों या कार्य करने में झिझक के आपकी योजना का पालन करते हुए ट्रेडों के कम से कम एक सैंपल साइज के माध्यम से प्राप्त करने से पहले यह अनुमान लगाने की कोशिश न करें कि इसमें कितना समय लगेगा। इसमें जितना समय लगेगा उतना ही समय लगेगा। यदि आप एक पेशेवर गोल्फर बनना चाहते हैं तो 10,000 या अधिक गोल्स गेंदों को मारने के लिए खुद को समर्पित करना असामान्य नहीं होगा, जब तक कि आपके स्विंग में मोमेंट का सटीक आयोजन आपकी मांसपेशियों की स्मृति में हिर्षपूर्वक इतना अंतर्निहित न हो कि आपको इसके बारे में सोचना न पड़े। जब आप उन गोल्फ गेंदों को मार रहे होते हैं तो आप किसी के खिलाफ वास्तविक खेल नहीं खेल रहे होते हैं या बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीत रहे होते हैं। आप ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आप मानते हैं कि कौशल अधिग्रहण और अभ्यास आपको जीतने में मदद करेगा। एक ट्रेडर के रूप में कंसिस्टेंट विनर बनना सीखना कोई अलग बात नहीं है। डगलस आपको यहाँ महान समृद्धि की कामना करते हैं और कहते हैं कि शुभकामनाएं। लेकिन यदि आप उपयुक्त स्किल प्राप्त करने के लिए काम करते हैं तो आपको वास्तव में भाग्य की आवश्यकता नहीं होगी। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।